ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सीरीज़ में हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ लिया है। अब बारी है मौर्य वंश के बारे में पढ़ने की। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली शासक हुए हैं, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से एक विशेष अहमियत रखता है। उन्होंने न सिर्फ नंद वंश को नष्ट किया, बल्कि मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की। स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने जिस प्रकार उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों पर शासन किया, वह आम बात नहीं है। अपने विजय अभियान की कड़ी में उन्होंने सिकंदर के सबसे मजबूत योद्धा सेल्यूकस को हराकर उसके कई प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया। यह वही सेल्यूकस था जिस पर आक्रमण तो दूर, उसका नाम भर लेने से कई शासक पसीना छोड़ देते थे। तो आइए इतिहास के पन्नों में शौर्यता के प्रतीक चंद्रगुप्त मौर्य पर जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज बिहार का हिस्सा है। वह किस परिवार में पैदा हुए, इसको लेकर अनेक मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार वह शूद्र जाति के नंदा राजकुमार के यहाँ पैदा हुए थे, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि चंद्रगुप्त महापद्मनंद और मूरा के पुत्र हैं। खैर, जो भी हो, जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़े हुए तो उन्हें चाणक्य का साथ मिला। असल में चाणक्य उनकी तेजी और बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला पढ़ाई करने के लिए ले आए, जहां उन्होंने युद्ध कला में कई गुण सीखे और आगे चलकर चाणक्य की सहायता से एक सेना की स्थापना की और नंद साम्राज्य के पतन का कारण बने। सिकंदर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य आकार ले रहे थे, उस समय भारत सिकंदर के हमलों से जूझ रहा था। उसका भारत के कई हिस्सों पर कब्जा हो गया था। इसी बीच 323 बीसी आते आते सिकंदर की मौत हो गई। उसका सारा साम्राज्य उसके जनरलों ने 3 भागों में बांट लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौके की नज़ाकत को समझा और सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्र पर एक एक करके हमला करना शुरू कर दिया। इस कोशिश में उसको सिकंदर के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान सेनापति सेल्यूकस का भी सामना करना पड़ा, किंतु अब चंद्रगुप्त एक महान योद्धा बन चुके थे। उन्हें सेल्यूकस को हराने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। युद्ध में हारने के बाद मजबूरन सेल्यूकस को संधि का रास्ता चुनना पड़ा। संधि करते समय चंद्रगुप्त ने कूटनीति का प्रयोग किया और उनकी बेटी हेलेना, जिसका दूसरा नाम कार्लेनिया भी था, उससे विवाह कर लिया। असल में वह अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहते थे। इसके लिए यूनानी साम्राज्य से नज़दीकियाँ बहुत ज़रूरी थीं। दोस्तों, जब हेलेना की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा असल में नंद वंश के धनानंद की पुत्री थी। दुर्धरा से जो पुत्र की प्राप्ति हुई वह बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बना। हेलेना से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जस्टिन था। अपने शासन के तहत चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश उत्तरी भागों पर कब्जा कर लिया। साथ ही वह दक्षिण पूर्व के विंध्य रेंज तथा दक्कन पठार पर भी अपनी विजय पताका लहराने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय साम्राज्य के प्रथम संस्थापक बने। अपने शौर्य से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देने वाले चंद्रगुप्त के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने शस्त्र त्याग कर खुद को जैन धर्म के हवाले कर दिया। लोग उनके इस फैसले से बहुत हैरान थे, किंतु वह खामोश रहे और फिर कर्नाटक चले गए। जब वह कर्नाटक गए तब वह 50 वर्ष के थे। इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। एक तरफ चंद्रगुप्त के जाने से सबके मन में सवाल उठ रहे थे कि अब मौर्य साम्राज्य का क्या होगा, पता नहीं बिंदुसार इतने बड़े राज्य को संभाल पाएगा भी कि नहीं। और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जैन धर्म में कुछ इस तरह लीन हो गए कि उन्हें देश दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। वह घंटों तक अपने गुरु के साथ मिलकर ध्यान लगाते और पूजा पाठ करते। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार संथरा नामक एक विशेष तप में बैठने का मन बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह संथरा क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक कठोर तप होता है जिसमें मृत्यु आने तक ध्यान में बैठने का रिवाज होता है। संथरा को ही संलेखना के नाम से भी जाना जाता है। संथरा और संलेखना दोनों एक ही चीज़ होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक द्वारा खुद को मौत को समर्पण कर देना, किसी के गले से यह बात नीचे नहीं उतर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद एक बार फिर उनके गुरु आचार्य चाणक्य की भूमिका अहम हो गई। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार का मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, यह था चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कहानी। अब आपके मन में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, सिकंदर, धनानंद आदि की इमेज क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ही अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, विशाख दत्त ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अथवा कुलहीन कहा गया है। बौद्ध साहित्य महावंश तथा अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा है। चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र तथा बौद्ध साहित्य महावंश, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय हैं, इनको क्षत्रिय बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सैंड्रोकोटस, पॉलीब्रोथस और एंड्रोकोटस हैं। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि सैंड्रोकोटस किसका नाम है, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम क्या क्या हैं, सैंड्रोकोटस, पॉलीब्रोथस और एंड्रोकोटस। भारतीय साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों ये हमने देखा ही कि पहले जो राजा होते थे वो सब क्या होते थे, महाजनपद काल थे, सब अपने अपने छोटे से क्षेत्र के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य जब से शासक बने, इन्होंने पूरे भारतीय साम्राज्य के एकमात्र राजा बने, तो इन्हें इसलिए भारतीय साम्राज्य का ऐतिहासिक संस्थापक भी कहते हैं। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप याद कर लो कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। वैसे तो हमने पढ़ा है कि सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर, लेकिन उसका जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। और अगला देखते हैं, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। मेगस्थनीज कौन थे? मेगस्थनीज ये एक दार्शनिक थे और सिकंदर के साथ आए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उनकी पुत्री हेलेना से विवाह भी कर लिया था। अगला पॉइंट्स भी इसी के ऊपर है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया, जिसका नाम हेलेना भी था, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी तथा युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, कौन कौन से 4 प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। जब हार गए तो इन्हें अपनी बेटी की शादी यानी कि कार्लेनिया, जिसका नाम हेलेना भी था, इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ गई। और 4 प्रांत कौन कौन से थे वो, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इसे भी चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। तो जो संधि हुई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को कुछ दिया था। क्या दिया था? 500 हाथी गिफ्ट दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। प्लूटार्क ने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य जब लड़ाई करने आए तो उनके पास 6 लाख की सेना थी और जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। सेल्यूकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच फाइट हुई थी उसका वर्णन किसने किया है? एपियानस ने। और तमिल ग्रंथ अहनानुरु और पुरनानुरु के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा साउथ इंडिया की विजय का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साउथ इंडिया की विजय की थी तो इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है अहनानुरु और पुरनानुरु, यहाँ पे मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो वो आया था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। दोस्तों हमने भद्रबाहु के बारे में पढ़ा ही था कि यह कर्नाटक चले गए थे और इन्होंने दिगंबर, जो इनके जैन धर्म में 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो दिगंबर के संस्थापक कौन थे? वो थे भद्रबाहु। तो इन्हीं भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में श्रावणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, जिसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। और दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ाई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 50 वर्ष के हो गए थे तब ये क्या किया इन्होंने, श्रावणबेलगोला में जो चंद्रगिरी पहाड़ी है वहाँ पे चले गए और उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। और जो उपवास द्वारा प्राण त्यागा जाता है इसे जैन धर्म में संलेखना या फिर संथरा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार ने मगध की गद्दी संभाली। दोस्तों ये हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा ही था कि जब ये 50 वर्ष की आयु में अपना सारा साम्राज्य छोड़ के चले गए थे तो साम्राज्य का कारोबार किसके ऊपर आके गिरा? वो था बिंदुसार के ऊपर। बिंदुसार किसके पुत्र थे? माता दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के।
तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह लेक्चर जो कि था मौर्य साम्राज्य के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो आज यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए और हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।